नमस्कार, मैं डॉक्टर जनारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमडी शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, वातावरण एवं वंशानुक्रम ये दोनों कैसे एक व्यक्ति, एक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, इसके विषय में कल हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि जो वंशानुक्रम होता है यह अपना प्रभाव बालक पर कैसे डालता है। इस पे अनेक रिसर्च भी देखे गए, अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए, किए गए जो शोध थे, उनके जो सिद्धांत थे, जो उनके परिणाम थे, उस पर हमने दृष्टि डाला, जिसमें आपको मुख्य रूप से बीजकोष का नियम यानी बीजकोषीय नियम बताया गया कि जैसे माता पिता होते हैं वे एक उत्पादक कोष के रूप में, सेल्स के रूप में, जर्म सेल्स के रूप में कार्य करते हैं, जो अपनी संतान के अंदर अपने पितृकों जीन्स को अर्थात पूर्वजों के गुणों को स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरा जो सिद्धांत उनका आया था, आपने देखा कि समानता के नियम, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं अगर दोनों समान बुद्धि के हैं तो उनकी बच्चों की बुद्धि भी समान रूप से होती है, यानी जैसे माँ बाप वैसे उनकी संतान का ये नियम समानता के नियम कहलाता है। विभिन्नता का नियम जो बताया गया उसमें यह देखा गया कि ऐसा नहीं है कि एक ही माता पिता, समान माता पिता के गुणों से युक्त उनकी संतानें होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमाम ऐसे माता पिता हैं जिनके संतानें कई हैं लेकिन उनमें व्यक्तिगत भिन्नता बहुत ज़्यादा है। किसी के अंदर बुद्धि अधिक है, किसी के अंदर कम है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बालक बहुत ज़्यादा गोरा है तो कोई काला है। तो ये जब तमाम प्रकार की उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, ये विभिन्नता का नियम बताता है कि जो पितृक होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जो पूर्वजों के गुण होते हैं, उसमें जो माता पिता का जिसका भी पितृक अधिक प्रभावशाली होता है वही गुण उसके अंदर प्रकट होता है। और प्रत्येक बच्चे में अलग अलग जीन्स जो है अपने प्रभाव को दिखाते हैं, इसीलिए वे विभिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, रूप रंग, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि में वे भिन्न हो जाते हैं। इसी तरह से प्रत्यागमन का नियम आपने मेंडल का सुना ही कि कुछ गुण जो होते हैं प्रभावशाली होते हैं और कुछ गुण सुप्त होते हैं। सुप्त गुणों को प्रभावशाली गुण क्या करते हैं, वो निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए पितृकों का, पूर्वजों का कुछ गुण जो है दब जाता है, लेकिन वो समाप्त नहीं होता है, निष्क्रिय रहता है। जैसे वो सक्रिय होता है किसी पीढ़ी में जाकर के पुनः उन समस्त अनुवांशिक गुणों को ला करके वह प्रकट कर देता है और प्रमुख गुण के रूप में प्रदर्शित होने लगता है। तो जो प्रत्यागमन का सिद्धांत था यही बताता था कि बालक माता पिता और उनके पूर्वजों के गुणों का एक तरह से क्या है, वो प्रकटीकरण है। जैसे उनके पूर्वज रहे हैं ठीक उसी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसे पितृक किसी न किसी पीढ़ी में, किसी न किसी बालक के अंदर जरूर उन गुणों को प्रकट करते हैं। इसी तरह से अर्जित गुणों में संक्रमण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो गुण हमारे पास अर्जित होते हैं, अर्थात जो हमने कुछ सीखा है, प्राप्त किया है, वे गुण भी अपने बच्चों में कुछ ना कुछ ट्रांसफर होते हैं। तो वंशानुक्रम का सिद्धांत यही है कि जिस प्रकार से हम अपने पितरों के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा गुणों को प्राप्त किए हैं, कुछ अपने गुणों को, अर्जित गुणों को उसमें मिला करके अपने वंशानुक्रम को आगे की पीढ़ी में भेजते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन जो वातावरण है यह इसका विरोध करता है। कहा था कि ऐसा नहीं, अच्छे माँ बाप के बच्चे भी बहुत ही गलत वातावरण अगर रख दिए जाते हैं तो वे बुरे हो जाते हैं। बहुत ही खराब वंशानुक्रम के माता पिता के बच्चों को अच्छे वातावरण रखे जाने पर उनकी बुद्धि में विकास होता है। तो ये वातावरण क्या होता है, अब इसको माकर आज समझने का प्रयास करते हैं। तो वातावरण यानी वात आवरण, आवरण का प्राय होता है एक ढका हुआ, वात माने वायु के द्वारा, यानी जो कुछ हमारे सामने कोई कोई एक ऐसी वस्तु जो हमको क्या है, चारों तरफ से घेरे हुए आवृत की हुई है। तो जहां पर व्यक्ति, जहां पर भी, हर जगह जो भी रहता है उसका कोई न कोई एक परिवेश होता है जिसके द्वारा वो ढका हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, वही आपका वातावरण है। जैसा माहौल होगा, जैसा परिवेश होगा, हम उसी प्रकार के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल का अनुगमन करते हैं और वैसे अपने को परिवर्तित करते चले जाते हैं। तो वातावरण ये व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता है। जैसे एक बीज होता है तो हमारा वंशानुक्रम है, जैसा बीज होगा उसी तरह से उसमें जो है फल लगेंगे, उसी तरह से उसमें वृक्ष उगेंगे, पौधे उगेंगे, डाली, शाखाएं, सब कुछ उसमें पहले से निहित है। तो जो बीज है वो वंशानुक्रम है।
लेकिन जो वातावरण है वो धरती है। जैसे जब तक हम बीज को धरती के साथ एक साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक वह बीज अंकुरित नहीं होगा। और जब तक उसे हम अच्छी तरह से हवा, पानी, खाद, प्रकाश आदि की व्यवस्था नहीं करेंगे, जितनी उत्तम व्यवस्था होगी उसका वर्धन भी, उसका पोषण भी, उसका विकास भी उतना ही सुंदर होता है। यानी वातावरण वंशानुक्रम में प्राप्त की हुई चीजों को विकसित करने का कार्य करता है। अगर हमारा वंशानुक्रम ही नहीं होगा तो वातावरण उसको कभी प्रभावित नहीं कर सकता। तो वातावरण तभी प्रभावित होता है जब वंशानुक्रम के द्वारा, माता पिता के द्वारा या किसी संतान की उत्पत्ति के समय जो कुछ भी वह परिवेश होता है, उससे जो कुछ वह सीखता है, समझता है, सहन करता है, वही आकर के वातावरण उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। इस तरह से वातावरण क्या है, आइए कुछ हम परिभाषाओं के द्वारा सीखते हैं। वातावरण वह बाहरी वस्तु है जो अन्य किसी वस्तु को घेरे हुए है। माने एक बाहरी वस्तु है जो सामाजिक है या समाज के अंदर है, या माँ के गर्भ के बाहर आने के तुरंत बाद जो एक परिवेश होता है वही हमारा क्या है, वातावरण है। क्योंकि जब तक अंदर था तब तक तो अंतः था, लेकिन जैसे बाहर आया वह वातावरण में समावेशित हो गया। दूसरा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यानी वातावरण आंतरिक शक्ति नहीं है बल्कि एक बाहरी शक्ति है जो हमें बहुत अधिक प्रभावित करती रहती है। तो वातावरण आपने रास के आधार पर देखा, और जिसवर ने कहा कि वह ऐसी वस्तु है जो अन्य किसी वस्तु को घेरे हुए दिखाई पड़ती है। अर्थात प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थान, ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा स्थान नहीं कि जहां पर वातावरण ना हो। कोई ना कोई परिवेश जरूर होता है, किसी न किसी चीज का एक आवरण हमारे ऊपर जरूर होता है जिससे हम प्रभावित होते रहते हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों में जाइए, वहाँ का वातावरण ठंडक होता है, कहीं गर्मी है तो गर्मी होता है। तो जिस प्रकार के लोग रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, बोलचाल है, हम ठीक उसी प्रकार के जो परिवेश से क्या हो जाते हैं, घिर जाते हैं। यही हमारा वातावरण कहलाता है। तो वातावरण का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अपने उन परिस्थितियों में जिस स्थान पर रह रहा है वह कहीं ना कहीं उन चीजों से जरूर घिरा हुआ है, उससे वह प्रभावित हो रहा है, और वही प्रभाव उसकी दिनचर्या को बदल देता है और वह अपने खान पान, रहन सहन, बोल भाषा इत्यादि में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। इसी को हम वातावरण कहते हैं। कहते हैं बालक पर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। इस पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं, उनके जो कुछ बनाए गए नियम हैं कि वातावरण कैसे एक बालक को प्रभावित करने का कार्य करता है। जैसे शारीरिक अंतर प्रभाव। शारीरिक अंतर माने अगर व्यक्ति का फिजिकली कोई ना कोई वेरिएशन है तो उस पर वातावरण कैसे प्रभाव डालता है। कहते हैं इससे फ्रेंच बोन्स नामक एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपना एक रिसर्च किया था, और रिसर्च अमेरिका में किया था, जिसमें उन्होंने कुछ यहूदी और कुछ जापानी लोगों की कई वंशजों की पीढ़ियों पर किया था। माने 1, 2, 3, 4, 5 पीढ़ियों पर उन्होंने ये अध्ययन किया। तो उसमें उन्होंने पाया क्या कि जो यहूदी और जापानी अपने देश में जब रहते थे तो उनके कद, काठी, रूप, रंग सब कुछ कैसे थे, अमेरिकियों की अपेक्षा कम थे, लंबाई में भी, और उनकी जो श्वेत है, गोराई है, वो भी कम थी। लेकिन जब उनके वंशज अमेरिका में रहने लगे तो उनके अंदर क्या हुआ, उनकी शारीरिक लंबाई धीरे धीरे बढ़ गई। तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि वातावरण के आधार पर किसी भी बालक के वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों को भी धीरे धीरे बदला जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी तरह से मानसिक विकास पर प्रभाव। जार्डन ने अपना सिद्धांत दिया कि उचित वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास प्रभावित होता है। अर्थात कैसा भी अच्छा वंशानुक्रम हो, अगर उसको हम अच्छे वातावरण उस बालक को नहीं रखते हैं तो उसकी मानसिक बुद्धि, उसकी मानसिक क्षमताएं, मानसिक कार्य करने की जो शक्ति होती है वह घट जाती है, कम हो जाती है। कहने का प्राय है कि जो मानसिक विकास होता है वह उचित वातावरण में ही होता है। जब तक उचित वातावरण नहीं देंगे तब तक उसका वास्तविक विकास, जो हम कहते हैं सर्वांगीण विकास या जो चतुर्थिक विकास होता है, जो एक तरह से संतुलित विकास होता है, वह हो नहीं पाता है। तो उचित वातावरण में हम अच्छा विकास करते हैं, और वही वातावरण अगर हमारा गंदा परिवेश है तब वहाँ पर हमारा विकास जो मानसिक होता है वह हमेशा कुंठाग्रस्त हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, भय से युक्त हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जो मानसिक विकास होना चाहिए वह
सही रास्ते पर ना चलकर गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि वातावरण को, परिवेश को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहिए जहाँ पर उनका खान पान, बोल भाषा या कार्य करने की शैली वो अच्छी हो। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, अगला जो थ्योरी आती है वो क्लार्क ने बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रजाति की श्रेष्ठता का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे इन्होंने भी अमेरिका के 2 वर्गों पर अध्ययन किया, एक श्वेत जाति के थे, दूसरे निग्रो जाति के थे। तो निग्रो प्रजाति और श्वेत प्रजातियों पर जो उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि श्वेत प्रजाति और निग्रो प्रजाति जो वंशानुक्रम से जीन्स के द्वारा प्राप्त अपने पैतृक गुणों को लेकर के वहन करते हैं वही श्रेष्ठ है, बल्कि वहां पर उन्होंने वातावरण को देखा कि वातावरण इन दोनों को कैसे प्रभावित करता है। तो वहाँ का जो रहन सहन था, जो वहाँ की सांस्कृतिक इत्यादि विरासत थी, सामाजिक विरासत थी, जो सांस्कृतिक सामाजिक जो वहाँ पर कुछ प्रदान किए जाते थे, कार्य करने के लिए जो अवसर मिलते थे, वे श्वेत जाति वालों के लिए, श्वेत प्रजाति वालों के लिए अधिक होते थे। पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्थाएं उत्तम होती थी, खाने पीने की व्यवस्थाएं अच्छी रहती थी, उनके बोल भाषा की व्यवस्थाएं अच्छी थी, उन्हें बैठने की सारी सुविधाएं उन्हें अच्छी थी। लेकिन जो निग्रो प्रजाति थी उनके लिए ये सामाजिक और जो सांस्कृतिक वातावरण था उसका अभाव था, उस प्रकार से उनको विकसित होने के अवसर नहीं मिलते थे। यही कारण था कि निग्रो प्रजाति श्वेत प्रजाति की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, और आज भी इस प्रकार के देखने को वहां पर मिलता है। लेकिन वातावरण जो होता है वह व्यक्ति के उस वंशानुक्रम से अर्जित गुणों को भी प्रभावित करने में समर्थ होता है, ऐसा क्लार्क का कहना है। प्रजाति की श्रेष्ठता के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है। इसी तरह से बुद्धि पर प्रभाव, इसको कैंडल ने बोला। कैंडल ने क्या कहा कि उत्तम वातावरण का प्रभाव उत्तम होता है, और अगर आपका वातावरण ही गंदा है तो उसका प्रभाव बच्चे पर अधिक पड़ता है। इसलिए जैसा वातावरण होगा, जैसा परिवेश होगा, उस बच्चे का विकास भी उसी प्रकार से होगा, ठीक उसी प्रकार से उसकी सोच भी आगे बढ़ती रहती है। व्यक्तित्व पर प्रभाव, इसको कूले ने दिखाया कि व्यक्ति की व्यक्तित्व का कैसे प्रभाव डालता है वातावरण। यानी यूरोप में इन्होंने देखा कि 71 परिवारों पर अपना एक शोध किया था, जिसमें इन्होंने देखा कुछ ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही निर्धन वर्ग में उत्पन्न हुए हैं, निर्धनता में जन्म लिए हैं, लेकिन वे अपनी परिश्रम के आधार पर, अपनी कार्य प्रणाली के आधार पर, अपने परिवेश के आधार पर, अच्छे लोगों के साथ रहने के आधार पर वो क्या किए, उत्तम वातावरण को प्राप्त करके महानता को प्राप्त किए। तो जो उत्तम वातावरण होता है यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी, उसकी पर्सनालिटी को भी निखार देता है, उसको और आगे बढ़ा देता है, उसको उस महानतम की योग्यता पर, श्रेष्ठता पर, पद पर प्रतिष्ठित कर देता है। इसी तरह से अनाथ बच्चों का प्रभाव, इसको वुडवर्थ ने देखा और उसने कहा कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको अक्सर रहने के लिए अनाथालय में भेज दिया जाता है। वहां पर उनकी देखरेख अगर अच्छी से होती है तो वही बच्चे बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं, कार्य करने की क्षमता से पूर्ण हो जाते हैं, वे अनेकों प्रकार के ऐसे कार्य, उत्तम कार्य कर सकते हैं जिस पर कि वो घर पर रह करके, अपने उस परिवार में रह करके उतनी उच्च स्थान को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। यही कारण है कि वातावरण अगर अच्छा है तो बच्चे भले अनाथ माँ बाप ना हो, लेकिन अगर उनका जन्म हो चुका है ऐसे बच्चे माँ बाप के ना रहने पर भी अनाथालय में रहते हैं, और वहाँ के अच्छे परिवेश के कारण, अच्छे वातावरण के कारण, अच्छे बोल भाषा, खान पान के कारण, बातचीत, व्यवहार, पठन पाठन कारण वे बहुत ही अच्छे निकल जाते हैं। इसलिए वातावरण उनको प्रभावित करता है। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, न्यूमैन, फ्रीमैन, इन लोगों ने मिलकर के कुछ जुड़वा बच्चों पर अपना प्रयोग किया कि क्या जुड़वा बच्चे पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस तरह से इन्होंने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग स्थानों पर रखा, अर्थात एक जुड़वा बच्चों के जोड़े को, एक को गांव में रखा फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा। इस तरह से जब उन्होंने देखा 12 वर्ष बाद कि इन बच्चों में काफी अंतर है, जो गांव पर है वह कम बुद्धिमान है, वह अशिष्ट है, उसके अंदर तमाम प्रकार की चिंताएं हैं, भय से युक्त है, लेकिन जो दूसरा बालक, उसी का जुड़वा भाई जो शहर में रखा गया, नगर में रखा गया, उसके खान पान, बोल भाषा, उसकी बुद्धि, सब कुछ गांव वाले की अपेक्षा बहुत ही उत्तम थी, अच्छी थी। तो कहने का प्राय है
कि जो वातावरण होता है वह जुड़वा बच्चे के अलग अलग परिवेश में अगर उनको रखा जाए तो उनको भी प्रभावित कर देता है, उनको बुद्धि के आधार पर प्रभावित करता है, उनको चिंता के आधार पर करता है, भय के आधार पर करता है, अर्थात उनके अंदर भय, चिंता और बुद्धि में कुछ ना कुछ भिन्नता आ जाती है। एक चिंता युक्त होता है तो दूसरा चिंता से मुक्त हो जाता है, एक भय से युक्त होता है तो दूसरा भय से मुक्त होता है, और एक बुद्धिमान होता है तो एक उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है। तो जो वातावरण होता है यह कहीं न कहीं बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बालक पर बहुमुखी प्रभाव का प्राय होता है कि कभी कभी बालकों पर जो चीज हम नहीं जानते हैं उससे भी अधिक प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे तमाम समाज शास्त्र में प्रयोग किए गए, जिसमें आपने रामू नामक बालक का नाम सुना होगा, आमला, बिमला, कमला जैसी बालिकाओं या भेड़िया बालिकाओं का नाम सुना है। कहानी क्या है कि रामू नामक एक बालक है जिसको भेड़ियों ने जन्म के समय ही उठा ले गए। भेड़िया सब जंगल में रहा, उसका पालन पोषण वो किए, वहां पर वह बिल्कुल उसी तरह से चलता था, उसी प्रकार से बोलता था, उसी प्रकार से खाता पीता था जैसे भेड़िए खाते पीते थे। ठीक इसी तरह से जो अमला कमला की कहानी आती है, ये दो लड़कियां थी जिनको भेड़ियों ने ही अपने पास परवरिश किया है, और उनके भी रहन सहन, खान पान, बोल भाषा सब कुछ भेड़ियों के समान थे, उसमें किसी प्रकार का कोई मानवीय गुण दिखाई नहीं पड़ता था। तो इससे सिद्ध होता है केवल वंशानुक्रम श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि उस वंशानुक्रम को अगर विकसित करता है तो उसका वातावरण परिवेश करता है। अगर उत्तम वातावरण है तो उस वंशानुक्रम से प्राप्त अर्जित गुणों को, जो पितृक हैं, जो जीन्स हैं, उसको भी वह अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में, शुद्ध करने में, संस्कारित करने में, विकसित करने में काफी योगदान देता है। इस तरह से जो वातावरण होता है यह वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों को और अधिक विकसित करने का पूर्ण अवसर देता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि वातावरण और वंशानुक्रम में कौन श्रेष्ठ है, तो ये कह पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो सिद्धांत बनाए गए हैं वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित, किसको श्रेष्ठ माना जाए, किसको गौड़ माना जाए, तो उस पर आइए हम कुछ नजर डालते हैं। जैसे व्यक्ति वंशानुक्रम व वातावरण का योग नहीं, गुणनफल है। उर्वर्त ने सीधे सीधे कहा कि व्यक्ति जो होता है वह वंशानुक्रम एवं वातावरण का केवल योग नहीं होता, बल्कि गुणनफल होता है। इसका प्राय है कि अगर एक दो दो को जोड़ते हैं 4 होता है, 5 5 को जोड़ते हैं 10 होता है, लेकिन अगर उसी को गुणा कर दें तो 4 गुणे 4 16 होता है, 5 गुणे 5 25 हो जाता है। तो गुणनफल मल्टीप्लाई हमेशा अधिक होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों परस्पर योग ना होकर के क्या है, गुणनफल के रूप में होते हैं। इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, किसको गौड़ माना जाए या किसको श्रेष्ठ माना जाए या दोनों को समान माना जाए। तो आइए देखते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता, यानी यह नियम बताता है कि जो वातावरण वंशानुक्रम होता है ये आपस में शरीर और आत्मा की तरह जुड़े हुए हैं। शरीर और आत्मा का संबंध क्या होता है, जैसे शरीर कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी माता पिता या किसी को सुंदर लगती हो, लेकिन जब तक उस शरीर में आत्मा है, प्राण है, तभी तक वह शरीर उनको प्रिय लगती है। जैसे प्राण निकल जाता है तो शरीर की कीमत क्या होती है, कुछ भी नहीं रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से कितना भी अच्छा वंशानुक्रम हो, लेकिन अगर उसका वातावरण उसके अंदर शुद्ध नहीं है, उसका परिवेश अच्छा नहीं है, तो वह शरीर क्या है, व्यर्थ होती है, वह वंशानुक्रम व्यर्थ माना जाता है। इसलिए शरीर और आत्मा की भांति वंशानुक्रम और वातावरण को हम अलग नहीं कर सकते, अर्थात दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। ये दोनों यूनिक हैं, एक हैं। अच्छा वंशानुक्रम है, वातावरण अच्छा है, तो उसका विकास अच्छा होगा। अगर वंशानुक्रम अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा दिया जा रहा है, तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। यानी ये दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है, अर्थात अगर ये पूछा जाए कि इसमें महत्व किसका ज्यादा है, तो उत्तर यही है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का समान महत्व है। जैसे ये कहा जाए कि मोटर इंजन के लिए, मोटर कार के लिए इंजन आवश्यक है या पेट्रोल आवश्यक है,
तो मोटर कार अगर चलानी है तो उसमें इंजन का होना भी आवश्यक है और उस इंजन के अंदर पेट्रोल का भी होना आवश्यक है। तो उसी तरह से किसी भी बालक को अगर उसको विकसित करना है, उसकी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना है, शारीरिक क्षमताओं को विकसित करना है, उसकी संवेगात्मक शक्तियों को विकसित करना है, उसकी सामाजिक समरसता को बढ़ाना है, तो आपको निश्चित रूप से क्या करना होगा, दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। वातावरण और वंशानुक्रम की पारस्परिक निर्भरता, कहते हैं वातावरण और वंशानुक्रम में दोनों क्या हैं, परस्पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, आश्रित हैं, कोई किसी को छोड़ नहीं सकता। जैसे अगर माता पिता की जो संतान है, अगर उसको अच्छे वातावरण में ना रखा जाए तो क्या वह कभी विकास कर पाएगा? उत्तर है नहीं। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ बीज अच्छे हैं जैसे, और उनको अच्छी भूमि में अगर लगा दिया जाता है, अच्छे वातावरण को दिया जाता है तो वह बीज उत्तम होता है, उसकी फसलें अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई बीज बहुत ही अच्छा है और उसको वातावरण अच्छा ना, अर्थात जमीन अच्छी ना दे करके उसको कंकरीली पथरीली रेगिस्तान में डाल दिया जाए, उसके बाद जल वायु प्रकाश उर्वरा खाद्य इत्यादि की व्यवस्था ना की जाए, क्या उसका समुचित विकास होगा? नहीं होगा। तो कहने का प्राय है कि हमें वंशानुक्रम को भी शुद्ध रखना है और वातावरण या परिवेश को भी अच्छे बनाकर रखना है। अगर दोनों चीजें हैं तो ऐसे बालकों का विकास बहुत ही संतुलित होता है, बहुत ही नैतिक स्तर पर होता है, उनके अंदर कार्य करने की जो क्षमता है, उनके सोचने समझने की जो क्षमता है, जो सृजनात्मक शक्ति है, इन सब का बहुत ही अच्छा विकास होता है। उनके अंदर चातुर्य आता है, ऐसे गुण आते हैं, उनके अंदर परोपकारता, सहनशीलता, उदारता, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के गुण हैं, ये सारे गुण उनके अंदर अपने आप स्थानांतरित होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को हम अलग अलग कर देते, भिन्न भिन्न परिवेश दे देते हैं तो उनकी बुद्धि भी प्रभावित होती है, उनके रहन सहन खान पान भी प्रभावित होते हैं, उनकी शारीरिक वृद्धि भी प्रभावित होती है। जैसे ठंडे प्रदेश के प्राणी गर्म प्रदेश के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ठंडा परिवेश जो होता है वह बौद्धिक रूप से सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए ज्यादा उत्तम मानी जाती है। लेकिन उसके अंदर उसका जो वंशानुक्रम पितृ जो होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जिनके अंदर उन गुणों को वहन करके अपने संतानों में ट्रांसफर किया जाता है, अगर उनको भी अच्छा रखा जाता है, उनको भी शोधित किया जाता है, तो इस अच्छे वातावरण में, अच्छे स्थानों पर उनका जो विकास होता है वह तीव्र गति से होने लगता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, या उनका जो सोशल स्टेटस हो, सामाजिक स्थिति हो, सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरह से कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर कर पाना असंभव है। यानी ये सीधे सीधे बात कही जा रही है कि किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, किसी को छोटा या बड़ा बनाया नहीं जा सकता। दोनों का प्रभाव एक बालक के विकास पर समान रूप से है, उसमें ना किसी को कम आंका जा सकता, ना किसी को अधिक बताया जा सकता है। बालक वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है। यह सिद्धांत बताता है कि जो बालक है वह वंशानुक्रम और वातावरण की क्या है, दोनों की एक तरह से उपज है। उपज का प्राय है मानो उनका प्रोडक्ट है। अगर अच्छा वंशानुक्रम नहीं होगा, वातावरण अच्छा नहीं होगा, दोनों में अगर समानताएं नहीं होंगी तो उसका बौद्धिक विकास अच्छी तरह से नहीं हो सकता। यानी माता पिता या बालक का जो जन्म है वह माँ बाप के उस गर्भ के द्वारा ही, गर्भाधान के द्वारा तक ही सीमित है। उसके बाद जो सामाजिक वातावरण, परिवेश है, वह उसको आगे बढ़ाता है। इसीलिए गर्भ के बाहर आते ही बालक अपने सामाजिक वातावरण में वह घुल मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से सोचता है, समझता, आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे में बिल्कुल अभिन्न हैं, जुड़े हुए हैं। इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता, इनको कभी बांटा नहीं जा सकता। ये दोनों जब भी रहेंगे साथ साथ रहेंगे। अगर वंशानुक्रम नहीं होगा तो वातावरण का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो वंशानुक्रम कभी विकसित नहीं हो सकता, कभी वह वर्धित नहीं हो सकता। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों जो हैं एक बालक के विकास पर, उसके व्यक्तित्व के विकास पर, उसके बुद्धि के विकास पर, उसके शील गुणों के विकास पर बहुत ही अधिक अपना प्रभाव डालते हैं। ये दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, ना किसी को छोटा बता सकते, ना किसी को बड़ा बता सकते, बल्कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समान हैं।
तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं या सोच सकते हैं, ये बता सकते हैं कि वंशानुक्रम वातावरण बालक की विकास में समान महत्व रखते हैं। तो आपने आज क्या देखा, क्या समझा? माने वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर हम किसी भी बालक को अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते तुम्हारा वंशानुक्रम खराब है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, या तुम्हारा वातावरण बहुत खराब है, तुम अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। कभी कभी होता है कि विषम परिस्थितियों में भी बालक बहुत तीव्र बुद्धि का हो जाता है। कभी कभी होता है बहुत अनुकूल परिस्थितियां देने पर भी उस बालक का अच्छा विकास नहीं हो पाता है, वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तो वातावरण बहुत ही प्रभावित करता है। इसलिए इसको कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हम अच्छे कुल में अगर जन्म लिए हैं तो हमारा हर चीज का विकास जो है वह बड़ा अच्छा होगा। यानी उत्तम वातावरण देना भी अच्छी बात है। निर्धन परिवार में जन्म लिए हैं तो हम हमेशा निर्धन ही रहेंगे, ये सोचना भी गलत है। क्योंकि अगर हम उस स्थान से हट करके किसी और स्थान पर आते हैं, हमारा बौद्धिक विकास, हमारा आर्थिक विकास, सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ हम चेंज करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अच्छी प्रकार की चर्चाएं करिए जो आपके हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो। इस प्रकार के स्वस्थ चर्चाओं में प्रतिभाग करिए, वातावरण अच्छा होगा। और यही गुण जो आपके अंदर होंगे, यही गुण चल करके आने वाले पीढ़ियों में एक पितृक जीन्स के रूप में जाते हैं जो उस पीढ़ी को बदलने में समर्थ होते हैं। इसलिए आज का हमारा जो रहन सहन, खान पान, बोलचाल की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर ये अच्छी हैं तो इससे समझ जाइए हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसी तरह से बुद्धिमान, शक्तिशाली, प्रभावशाली, महान होंगी। अगर आज हम अपने को गलत करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, यही जीन्स के रूप में हमारे संतानों में जाएगा, हमारी पीढ़ियों में जाएगा, जिससे उनके अंदर इस प्रकार के तमाम विकार उत्पन्न होंगे, संकरता आएगी और दुर्गुणों का एक अंबार हो जाएगा। यही कारण है कि बार बार कहा जाता है कि परिवेश अच्छा रखो, खान पान अच्छा रखो, रहन सहन अच्छा रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, बैठो, पढ़ो, लिखो। इस प्रकार से अगर हम करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ होंगी, शारीरिक रूप स्वस्थ होंगी, मानसिक रूप स्वस्थ होंगी, बौद्धिक रूप स्वस्थ होंगी, सामाजिक रूप स्वस्थ होंगी और कार्य करने की क्षमताओं में भी वे बहुत ही उत्तम होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे शेयर करिए और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं इसे सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों से एक और निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को, इस चैनल को लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बहुत बहुत